हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और इस वक्त हम करते हैं रोजाना के करंट अफेयर्स। तो आज भी हर दिन की तरह मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन लेकर। 6 मई के करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा देना है, ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास शो हो जाए। ओके, आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर या आप कहो तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के जो उत्पादन होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो उत्पादन होते हैं उन कंपनियों को उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2020 में ये योजना लाई गई थी। अगस्त 2020 में, ताकि भारत में उत्पादन को यानी उत्पादन को बढ़ावा प्रोत्साहन दिया जा सके। तो अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत करीब 19 कंपनियों ने भी आवेदन प्रस्तुत किए हैं। 19 कंपनियों ने आवेदन किए। इसी को हम क्या कहते हैं, PLI स्कीम भी इसी को कहा जाता है। ओके, और इसका संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है हमारा? इसका संचालन करता है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस योजना के अंतर्गत उत्पादन करने वाली कंपनी को या फर्म को जो भी है उनको क्या किया जाता है, उनके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा 5 से 7 साल तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और ये योजना हमारे भारत की जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया, और एक और स्कीम जो बहुत फेमस है आत्मनिर्भर भारत, इन योजनाओं को पूरा करने में, इन योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने में क्या देती है, सहायता करती है, अपना योगदान देगी। आत्मनिर्भर भारत ऐसी योजनाओं को पूरा करने में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना एक महत्वपूर्ण सहायता करने वाली योजना है। तो इसके बारे में आपको पता हो। फिर बात करें विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस मनाया कब जाता है और इस साल कब मनाया गया? विश्व अस्थमा दिवस के लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, एक दिन फिक्स है। क्या? प्रथम मंगलवार ऑफ मई, यानी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, मई का प्रथम मंगलवार। और इस बार कब रहा मई का प्रथम मंगलवार? तो इस बार मना 4 मई 2021 में। और जैसा कि नाम से पता है, अस्थमा के बारे में जो जागरूकता है, पूरे विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसकी अगर थीम की बात करें, 2021 की इसकी थीम रही अनकवरिंग अस्थमा, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। यानी अस्थमा के बारे में जो कुछ भ्रांतियां फैलाई जाती है ना, कुछ चीजें जो गलत चीजें हैं अस्थमा के बारे में, गलत चीजों से मतलब जो इससे रिलेट नहीं करती है उनको भी झूठी खबरों की तरफ फैला दिया जाता है। जो भ्रांतियां हैं तो उनको सामने लाना कि जो झूठ है वो झूठ है। अस्थमा के बारे में जागरूक करना, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, ये इसकी 2021 की थीम है। 4 मई 2021 को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष मई के प्रथम मंगलवार को यह मनाया जाता है। अगली बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स की। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स क्या होती है? जो दाई होती है ना, दाइयां, दाई बच्चे के जन्म पे पहले अगर हम भारत की बात करें तो दाइयों का क्या काम होता है? अक्सर जो प्रसव का टाइम होता है तो पहले पुराने जमाने में क्या होता था, हॉस्पिटल्स नहीं जाती थी औरतें, तो प्रसव कराने का काम दाइयां करती थी। इनके अलावा बच्चों की देखभाल के बारे में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स 5 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। और इस बार की इसकी थीम क्या है? इनके योगदान के लिए, इनके योगदान को पहचानने के लिए और इन्हें बढ़ावा देने के लिए
इस दिन को हम मनाते हैं पूरे विश्व में, अंतरराष्ट्रीय दिवस है ये। तो इस बार इसकी थीम है फॉलो द डेटा, फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ये थी इसकी 2021 की थीम। फिर बात करें, चार धाम की यात्रा स्थगित की गई है। चार धाम यात्रा, तो शायद आप चार धाम से समझ गए होंगे कि कहाँ पे होती है यात्रा और किसने स्थगित की होगी। तो उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, अभी कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। क्योंकि हमने देखा कुछ समय पहले जो कुंभ हुआ था, तो कुंभ में स्नान के बाद या कुंभ के पूरा होने के बाद जो कोविड-19 के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, तो सरकार ने ये बेहतर समझा कि चार धाम की यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए, ताकि कोविड-19 से हम एक बार बचने की स्थिति में आ जाएं, वरना चीजें और भी ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। तो उत्तराखंड सरकार का ये सराहनीय कदम है कि उन्होंने चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। अगर उत्तराखंड सरकार की बात करें तो सीएम की अगर बात की जाए, सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बेबी रानी मौर्य है यहाँ की गवर्नर। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड सरकार के बारे में या उत्तराखंड के बारे में, लेकिन एक बात आपको पता रखनी है कि कैपिटल तो क्या है, यहाँ की कैपिटल देहरादून है, देहरादून। लेकिन अभी यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी या समर कैपिटल डिक्लेयर की गई थी और वो है गैरसैंण। गैरसैंण है यहाँ की समर कैपिटल या ग्रीष्मकालीन राजधानी, आपको पता हो। जो हमारे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में ही था, उत्तराखंड में, और 1936 में बना था, जिसका उस वक्त नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। और इसको बाद में अभी इसको किस नाम से जाना जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये है हमारे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जब 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हमारा पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी यहीं पे शुरू किया गया था, पहला टाइगर रिजर्व। भारत का पहला नेशनल पार्क भी हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी। तो ये बातें आपको पता रहे, अच्छी बात है। फिर बात करें, आईसीआईसीआई पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने? ऑब्वियसली आरबीआई ने लगाया होगा, और इसलिए लगाया क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था आईसीआईसीआई। तो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने की वजह से आईसीआईसीआई पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल मैं आपसे करता हूं कि आप आईसीआईसीआई का पूरा नाम मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देंगे, बाकी चीजें मैं आपको बता देता हूं। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी सर 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और सीईओ कौन है? एमडी या सीईओ की बात करें, अभी कुछ दिनों पहले हमने बात की थी संदीप बख्शी, संदीप बख्शी। आरबीआई ने लगा दिया है जुर्माना। ओके, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र की खबर है। महाराष्ट्र में क्या किया गया है? 25 सिटी बसें जो चलती थी, अब ट्रांसपोर्ट तो आपको पता है ना के बराबर रह गया है, क्योंकि लॉकडाउन है, लोगों को बाहर आने की इतनी अनुमति नहीं है, सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही वो आ सकते हैं, जॉब पे नहीं जा सकते, ऑफिसेज नहीं जा सकते, वर्क फ्रॉम होम करना होता है। तो 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और ये एम्बुलेंस, इन एम्बुलेंस के अंदर बाकायदा ऑक्सीजन की भी सुविधा प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है कि इन एम्बुलेंसेज में, यानी सिटी बसों को जिनको एम्बुलेंस बनाया गया है, इनमें यह कोशिश की जा रही है कि हर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध वहां पे रहे, जितनी जरूरत हो उतनी वहां पे
हमें मिल जाए। और आपको पता है शायद कल ही हमने बात की थी कि IGIB से भी कांटेक्ट किया है महाराष्ट्र सरकार ने, जो कि संस्था है किसके संबंध में, कोरोना वायरस के म्यूटेशन की देखरेख करने के लिए भारत सरकार के द्वारा संस्था निर्धारित की गई है IGIB। और इसको जीनोम सिक्वेंसिंग, कोरोना वायरस के जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इससे क्या किया था, संपर्क किया था जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए। ओके, फिर बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब हुई थी स्थापना? स्थापना हुई थी सर 1993 में, 12 अक्टूबर 1993। और अभी चर्चा में क्यों है? अभी इनके चलो हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो राजधानी में न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी एक पर्सन है प्रफुल्ल चंद्र पंत। प्रफुल्ल चंद्र पंत को अभी NHRC, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NHRC का क्या बनाया गया है? कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, तो इसलिए NHRC अभी थोड़ा न्यूज में है, तो आपको इसके बारे में चीजें पता हो बेहतर है। फिर अगली बात करते हैं अगली हेडिंग की, और विप्रो के बारे में एक न्यूज है। विप्रो न्यूज में इसलिए है क्योंकि विप्रो बन गई है भारत की तीसरी सबसे बड़ी, थर्ड सबसे बड़ी IT कंपनी। भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है विप्रो। ओके, और अगर तीसरी है तो फर्स्ट और सेकंड कौन है? ये थर्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड कौन है? फर्स्ट पे है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और सेकंड पे है इन्फोसिस, और थर्ड पे आ गई है विप्रो। तो विप्रो बन गई है भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी। स्थापना कब हुई थी विप्रो की? विप्रो की स्थापना होती है 1945 में, और बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम IT सेक्टर है, भारत का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है, वो बेंगलुरु है। तो विप्रो का भी बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर। ठीक है, चेयरमैन कौन है विप्रो के? चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी। जो अजीम प्रेम जी हैं उनके बेटे अभी इस वक्त विप्रो के कौन है? विप्रो के चेयरमैन है अजीम प्रेम जी। फिर वापस एक कंपनी से रिलेटेड ही बात आती है, महेश बाला सुब्रमण्यम। इनको भी MD नियुक्त किया गया है। MD हम कहते हैं प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर। इनको एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अभी नियुक्त किया गया है, और वो कंपनी है मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का MD यानी प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है, महेश बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है MD या प्रबंध निदेशक। फिर हमने, आपको अगर याद हो तो हमने कल बात की थी कि 4 मई को यानी कल के दिन, परसों के दिन क्या हुई? ब्रिटेन और ब्रिटेन के बीच में शिखर सम्मेलन हुआ था वर्चुअली, और इसके अंतर्गत एक रोड मैप अपनाया गया, रोड मैप 2030। इस रोड मैप में 5 क्षेत्रों पर सहयोग के साथ काम किया जाना था भारत और ब्रिटेन के साथ में, ब्रिटेन को मिलके। और इनमें सबसे पहले अगर आपको पता हो तो नागरिकों से संपर्क वाला जो पॉइंट था, है ना, जैसे क्या था, नागरिकों के बीच संपर्क।
फिर एक पॉइंट था कि व्यापार को लेके, एक पॉइंट था कि जलवायु के लेके काम करना है। तो ये दोनों देश आपस में 2030 तक कुछ चीजों पे मिलके काम करने वाले हैं, जिनमें एक है नागरिकों के बीच संपर्क। तो इसी के अंतर्गत एक डिसीजन हुआ उसी मीटिंग के दौरान, ब्रिटेन से जो भारत के अवैध प्रवासी है, जो ब्रिटेन में निवास करते हैं अवैध तरीके से, भारत क्या करेगा, उनको वापस लेकर आएगा। तो ये फैसला हुआ है। अभी हम कहां से लेके आने वाले हैं अवैध प्रवासियों को? ब्रिटेन से। फिर बात करें, 2 माह का मुफ्त राशन देगी दिल्ली सरकार। तो जो राजस्थान के लोग हैं या दिल्ली के अलावा कहीं के, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। जो दिल्ली सरकार है वो दिल्ली के लोगों को, और किनको, जिनके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड यानी हम कह सकते हैं राशन कार्ड धारकों को, कहां के? दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को दिल्ली सरकार के द्वारा 2 माह तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा, राशन प्रोवाइड किया जाएगा ड्यू टू पेंडेमिक। तो पेंडेमिक की वजह से दिल्ली सरकार का ये फैसला है। एक क्वेश्चन आपसे करता हूं, अभी 27 अप्रैल 2021 को एक बिल लागू हो गया, एक विधेयक या एक अधिनियम लागू हुआ है दिल्ली सरकार से, दिल्ली से रिलेटेड एक अधिनियम लागू हुआ। और इस अधिनियम लागू होने के बाद दिल्ली सरकार की शक्तियां, जो मुख्यमंत्री की शक्तियां थी, वो काफी हद तक कहा जा सकता है कि कुछ कम हो गई, उनमें कमी आ गई है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली का उपराज्यपाल होगा, उसके पास शक्तियां थोड़ी सी ज्यादा चली गई है। तो आप मुझे कमेंट करके उस अधिनियम का नाम बता देंगे कृपया, तो मुझे थोड़ी सी खुशी होगी। फिर अगली बात करते हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है श्रीमती ममता बनर्जी। तो आप सबको पता है चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक बड़े बहुमत के साथ वापस कौन बन गई है? श्रीमती ममता बनर्जी। कल उन्होंने शपथ ले ली है। तो तीसरी बार ममता बनर्जी बन चुकी है पश्चिम बंगाल की सीएम। और इसी के बाद अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है, कोलकाता है। और सीएम आपको पता है, गवर्नर कौन है जिन्होंने इनको शपथ दिलाई? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ है पश्चिम बंगाल के गवर्नर। कोलकाता की बात करें तो हुगली नदी के किनारे है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे, ठीक है। अगली बात करते हैं, मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना। मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। और किन के लिए है? जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं, जो कोरोना रोगी हैं, कोरोना रोगियों के लिए ये स्कीम चलाई गई है, मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे और जिन्हें स्वस्थ आहार की जरूरत है, तो मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के रोगियों तक स्वस्थ आहार, फ्री में स्वस्थ आहार, यानी उनके स्वास्थ्य के हिसाब से ऐसी चीजें जो उनके इम्यूनिटी को बढ़ाती हो, उनके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हो, तो स्वस्थ आहार को मध्य प्रदेश सरकार कोरोना रोगियों तक मुफ्त में पहुंचाने का काम करेगी। और ये योजना चलाई है हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगली बात करें, नुआन जोयसा एक क्रिकेटर हैं, इनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। तो अगर क्रिकेटर हैं तो प्रतिबंध किसने लगाया होगा? आईसीसी ने लगाया है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं श्रीलंका के खिलाड़ी, श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिन पर आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, 1909 में। दुबई में है इसका हेडक्वार्टर। इसके जो अध्यक्ष हैं या चेयरमैन है, चेयरमैन अगर हम बात करेंगे, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले। और ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से हैं, न्यूजीलैंड से। और सीईओ की अगर बात करेंगे तो मनु साहनी, हमारे भारतीय हैं, मनु साहनी है यहाँ के सीईओ। ओके। और नुआन जोयसा श्रीलंका के थे। श्रीलंका के एक और प्लेयर अभी न्यूज में रहे जो श्रीलंका के कप्तान भी रहे, उनका नाम है थिसारा परेरा, थिसारा परेरा। उन्होंने क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। संन्यास,
उन्होंने ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। तो थिसारा परेरा भी न्यूज में बने हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे। और इन्हीं के भाई हैं महेंद्रा राजपक्षे। महेंद्रा राजपक्षे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका और गोटाबाया राजपक्षे हैं प्रेसिडेंट। भारत के साथ सीमा साझा करता है क्या श्रीलंका? सर जलीय सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा नहीं, जलीय सीमा साझा करता है। और भारत, और आप जैसे देखोगे कि ये हमारे भारत की बॉर्डर है, यहाँ पे कहीं श्रीलंका है, तो ये जो है ना एक सकरा सा जल का रास्ता है, इसको हम क्या कहते हैं? ये है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, और इंग्लिश में इसको लिखेंगे पाक स्ट्रेट। ओके, ये क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु वाला एरिया है, मद्रास में जो ब्रिटिश काल में मद्रास हुआ करता था, मद्रास के एक गवर्नर थे, उनका नाम था सर रॉबर्ट पाक। रॉबर्ट पाक, तो सर रॉबर्ट पाक के नाम पर इस जल संधि का नाम पाक जल संधि रखा गया है। आपको ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के नाम पे है, सर रॉबर्ट पाक के नाम पे इस जल संधि का नाम है, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। ओके, फिर बात करें गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा ने शुरू की है। देखिए कल हमने बात की थी कि उड़ीसा सरकार ने पत्रकारों को भी किस श्रेणी में रखा है? अब पत्रकार भी हैं उड़ीसा सरकार के लिए फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स। उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा की थी कि पत्रकार भी अब क्या होंगे? फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स होंगे, क्योंकि ये अपनी जान को जोखिम में डाल के कोविड से रिलेटेड, क्योंकि घर से बाहर निकलना होता है इनको, तो बिल्कुल जान तो जोखिम में होगी, और कोविड से रिलेटेड न्यूज को हम तक पहुंचाते हैं ताकि हम चीजों को बेहतर कर सके, बेहतर बना सके। तो इसके लिए जो पत्रकारों को बीमा दिया जाएगा ना, क्योंकि फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स हैं, तो अगर इनकी जान पे खतरा बनता है तो सरकार क्या करती है? अगर इनकी मृत्यु होती है तो सरकार इनके परिजनों को एक अमाउंट बीमे के तौर पे देती है, इनकी लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे। तो पत्रकारों को इस श्रेणी में तो रख दिया गया, तो इनका जो बीमा किया जाएगा वो इस योजना के अंतर्गत होगा, गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसीलिए इस योजना को मैंने आपको बता दिया है। कल हमने ये तो बात की थी, लेकिन योजना का नाम मैंने आपको नहीं बताया था, आज बता दिया है। आप नोट्स को अपडेट जरूर कर लेंगे। अगली बात करें विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 हुई है 17 अप्रैल से 3 मई के बीच में, 3 मई 2021 के बीच में। कहाँ पे हुई है? इंग्लैंड में हुई है। ओके, और इसको जीता किसने? विनर कौन रहे हैं? विनर रहे एक पर्सन है मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी ये इंग्लैंड के हैं और ये चौथी बार विनर बने, फोर्थ बार इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो ये बात आपको पता रखनी है। ओके, फिर बात करते हैं यूनेस्को विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, यहाँ पे प्रेस स्वतंत्रता कीजिएगा। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 ये मिला है मारिया रेसा को। पहले ये बात जाने आप कि इसी पुरस्कार का एक दूसरा नाम है गुइलेर्मो कैनो। गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो अगर आपको यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ना मिलके गुइलेर्मो कैनो मिलता है तो ये भी सेम पुरस्कार है। इसका नाम जो है, इसका ये नामकरण जो किया गया है गुइलेर्मो कैनो, इसका नामकरण किया गया एक पर्सन थे, एक पत्रकार थे गुइलेर्मो कैनो इसाजा। ये कोलंबिया के पत्रकार थे
और इनके नाम पर रखा गया है इस पुरस्कार का नाम। 2021 में लगभग 25,000, लगभग नहीं एग्जैक्ट $25,000 की राशि प्रोवाइड की जाती है इस पुरस्कार के अंतर्गत। और इस बार मिला है मारिया रेसा को, एक फीमेल पत्रकार है मारिया रेसा, इनको मिला है। ये पुरस्कार इसलिए दिया जाता है, देखिए नाम से आपको पता है प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, तो जोखिमपूर्ण स्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए काम करने के बाद संबंध में ये दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को अगर बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। ओके, अच्छा आप यूनेस्को की फुल फॉर्म भी मुझे बता देंगे? यूनेस्को, ओके, यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आप मुझे बता देंगे कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। अगली बात करते हैं कुछ निधन, क्योंकि कोविड-19 एरा है, निधन होते जा रहे हैं और कुछ लोग हैं, कुछ पर्सन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, तो उनके निधन के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अभी हाल ही में जो निधन हुए हैं कुछ उनके नाम हम देखते हैं। एक तो जगमोहन है। जगमोहन कौन है? एक राजनीतिक पर्सनैलिटी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। ये पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अटल बिहारी सरकार में भी रहे, ये केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रहे, पूर्व में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। और दिल्ली के उपराज्यपाल रहे आप, दिल्ली के उपराज्यपाल। इसके अलावा बात करें तो 2016 में भी इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और पद्मश्री और पद्म भूषण भी इनको इससे पहले मिल चुका है। तो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर बात करें शूटर दादी की। शूटर दादी का अभी निधन हो गया, चंद्रो तोमर जी, जिनके ऊपर, जिनकी लाइफ पे आपको पता हो तो एक मूवी भी बन चुकी है, सांड की आंख, सांड की आंख। तो ये 89 ईयर्स ओल्ड थी और कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ भी हुई है। शूटर दादी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो शूटिंग शुरू की थी वो 60 की एज में इन्होंने शूटिंग शुरू की थी, और शूटर दादी के नाम से ये पूरे भारत में और पूरे विश्व में मशहूर भी है। पारुल देवीदास का निधन हो गया। ये कौन थी? ये थी असम की प्रथम IAS ऑफिसर, असम की प्रथम महिला IAS ऑफिसर। ये भी, इनका नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करें गुलाम मोहम्मद खान की। ये एक एथलीट थे और एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। एशियन गेम्स 1982 में इन्होंने गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, इसलिए गोल्ड मेडलिस्ट है, इसलिए इनका नाम भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। फिर बात करें मानस बिहारी वर्मा की, इनका भी निधन हो गया। और इनका ये क्या थे? ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, एरोनॉटिकल इंजीनियर। ओके, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो हमें कुछ आपके जो सजेशंस होते हैं कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, वो कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करें दोस्त, कुछ सजेशंस हो, कुछ नया कंटेंट चाहिए हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ स्टैटिक पोर्शन आपको चाहिए हो, तो वो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। कमेंट करके बता दें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि एक बेहतर कंटेंट हर एक तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हमारी कोवैक्सीन सीरीज चल रही है, उसके 3 डोज आ चुके हैं। कोवैक्सीन से यहाँ पे हमारा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन से, और इस वैक्सीन के अंतर्गत हम आपको डोज देते हैं किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन। तो हम आपको डोज देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे आपकी एक आम नागरिक होते हुए आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपकी संविधान के बारे में एक समझ बन सके, बेहतर समझ बन सके, आप हमारे संविधान को समझ सकें और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। एग्जाम वाली इंग्लिश आदिल सैफी सर के द्वारा ली जाती है, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। सिंटेक्स वाला पोर्शन चल रहा है अभी, और एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है, एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसी चीजें हैं जो शायद आपने यूट्यूब पे अभी तक नहीं
देखी होगी। यूट्यूब पे क्या होता है, अक्सर चीजें छोड़ भी दी जाती है, लेकिन हर एक एक्सेप्शन को कवर करते हुए आदिल सैफी सर इस सीरीज को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। आपको जरूर देखना चाहिए। दोनों सीरीज के लिंक या दोनों सीरीज आपको आई बटन पे क्लिक करने से मिल जाएंगी, तो आपको जरूर देखना है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज शकील अहमद साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।